नमस्ते बच्चे, कैसे हैं। आज हम लोग यूजीसी नेट के पेपर का डिस्कशन करेंगे और यूजीसी नेट में 5 क्वेश्चन डीआई से पूछा जाता है और 3-4 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। बड़े दुख की बात है कि नेट का पेपर कैंसिल हो गया और फिर से पेपर होगा। लेकिन एक और बात है कि भाई अगर आगे पेपर होगा और आपको पेपर देनी है तो ऐसे क्वेश्चन देखने ही होंगे, प्रैक्टिस करने ही होंगे। तो आज हम लोग जो अभी परसों एग्जाम हुई है उसी का पेपर डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन शिफ्ट 2 का है। सेकंड शिफ्ट जो हुआ था उस शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन निर्देश कहा जाता है। अगर आप डीआई कभी पढ़े होंगे तो ये निर्देश होता है और ये जरूरी पार्ट होता है, ये पढ़ना होता है। कई बच्चे इसे छोड़कर सीधे क्वेश्चन पे आना चाहते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न तालिका में, यानी तालिका एक, विश्व में विभिन्न रोगियों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। ये जो पहला तालिका आप देख रहे हैं, शायद आपको स्पष्ट दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो पता नहीं। यहाँ 22% है, ये 10% है, फिर 8% है, फिर 6% है, फिर 30% है और 24% है। अगर आप ऐसे टेबल को देखें तो ऐसे टेबल की एक खासियत होती है कि ये टोटल को बताता है, मतलब ये टोटल 100% होगा। देख लीजिए 22, 40, 40 से 46, 40, 4, 50, 20, 70 और 30, 100%। फिर कह रहा है कि भाई टेबल 2 जो है, यानी यहाँ जो टेबल दे रखा है उसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के सभी रोगियों, ये सभी रोगियों को दिखाया जा रहा है और ये भी टोटल जोड़कर कितना होगा 100%। और वृक्क रोगियों का प्रतिशत, मतलब यहाँ जो वृक्क रोगी आया था ना, किडनी डिजीज वाला, इसी का ये प्रतिशत वर्णन है। कह रहा है 2023 में विश्व की कुल जनसंख्या 800 करोड़ है, उसमें से 10% रोगी हैं। अगर 800 करोड़ में से 10% रोगी हैं तो हम कह सकते हैं दोस्त कि 80 करोड़ रोगी हैं। और 80 करोड़ अगर रोगी हैं तो रोगी को हम अलग अलग रोगवार बांट सकते हैं। मतलब 80 करोड़ का 22% निकाल सकते हैं, 80 करोड़ का 10% निकाल सकते हैं, 80 करोड़ का 8% निकाल सकते हैं, 80 करोड़ का 6% निकाल सकते हैं। पता चल जाएगा कि किस रोग के कितने लोग हैं पूरी दुनिया। जैसे 80 करोड़ का 22% अगर आप निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 2 16, 6 1 16 1 17, मतलब 17.6 करोड़। ये कितना हो जाएगा 8 करोड़, ये आ जाएगा 6.4 करोड़, ये हो जाएगा 4.8 करोड़, ये हो जाएगा 80 का 30%, मतलब 24 करोड़, और ये हो जाएगा 19.2 करोड़। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। देखिए सब जोड़ के एक बार देख लेते हैं कि 80 हो रहा है या नहीं। तो 6 4 10 10, 10 का 0 हो गया, फिर 2 2 8 2 10, 10 4 14, 6 20, सॉरी 6 4 10 नहीं जोड़ना चाहिए था, यह देख लेते हैं। यहाँ यूनिट डिजिट 0 0 0 0, फिर 2 2 2 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20, 0 2 9 2 11 है, 11 4 15, 15 15 4 19, 19 1 20, 5 25, 25 5 30, 3 33, 7 40, 40 0 हो गया और 4 बचा, 4 1 5 और 5 2 7 1 8। टोटल हो रहा है 80 करोड़, मतलब ठीक है। इसमें चेक कर लेना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक होती है तो वो पकड़ में आ जाती है। अगर समस्त रोगी को बांट दिया जाए, मतलब महाद्वीप वाइज, तो 80 का 10% कितना हो गया, 8 करोड़ रोगी केवल यूरोप में है, 4.8 करोड़ रोगी ऑस्ट्रेलिया में है, 12 करोड़ रोगी साउथ अमेरिका में है, 20 करोड़ रोगी अफ्रीका में है और 9.6 करोड़ रोगी, 80 × 12 / 100, मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ, आप पेन पेपर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80 × 12 / 100 तो 9.6 करोड़ रोगी उत्तरी अमेरिका में है और 80 × 32 / 100, मतलब 8 × 2 16, 6 1 24 और 1 25, तो 25.6 करोड़ रोगी कहाँ हैं, तो एशिया में। अगर सबको जोड़ेंगे आप तो देखिए पॉइंट के बाद 6 6 12 8 20 0 2 5 2 7 9 7 16 16 16 2 18 18 4 22 8 30 0 3 3 2 5 5 और 1 6 6 6 6 और 2 8,
तो 80 करोड़ रोगी हो गए टोटल। अगर आप वृक्क रोगी की बात करें तो वृक्क रोगी कितने थे, 24 करोड़, तो 24 का 10% 2.4, 24 का 5% मतलब 24 गुने 5 तो 1.2, 24 का 40% तो 24 गुने 2/5, 24 गुने 2/5 मतलब 48/5, तो 48/5 कितना हो गया, तो 5 गुने 9, ओके 0.6, और 24 गुने 10 मतलब 2.4, और 24 गुने 15 मतलब 24 गुने 15 तो 15 गुने 4 60, या 3/20 कर लीजिए तो 72, 24 गुने 3 72, 72/20 मतलब 3.6, और 24 गुने 20 मतलब 4.8। आप जोड़ के देख लीजिए, सब 24 आ रहा है, तो 8 6 14, 4 18, 6 24, 2 26, 4 30, 0 3 4 3 7 3 10, 10 2 12, 12 9 21, 21 1 22 तो 24। ओके, तो ये डेटा सबसे जरूरी था, मतलब एसडीआई का, जो हमें चेंज करना था। अब कह रहा है यदि यूरोप में रोगियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, प्रतिवर्ष अगर 10% की वृद्धि होती है तो यूरोप में पहली बार रोगी कितने हैं, 8 करोड़ हैं। 8 करोड़ अगर हैं तो अगर इसे 10% बढ़ाया जाए, बच्चे 10% मतलब होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 की वृद्धि, तो 11/10 गुने 11/10, तो 121 गुने 8 मतलब 8, 8 गुने 2 16, 6 1, 8 गुने 1 8, 1 9 मतलब 9.68 करोड़। ये कहाँ के रोगी हैं, तो यूरोप के। ये किस में है, करोड़ में। ओके, और फिर कह रहे हैं कि 2023 में दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगी, तो दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगी कितने हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगी हैं 40% मतलब 9.6। दोस्त हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, बताइए। 9.68 करोड़ माइनस 9.6 करोड़, इसका डिफरेंस क्या होगा, तो 0.08 करोड़, मतलब इसी को क्या कहेंगे, तो 8 लाख कहेंगे। तो भाई आंसर कितना है पहले क्वेश्चन का, 8 लाख। आ गई बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि विश्व में यकृत शोथ रोगियों की संख्या में 6% और हृदय रोगियों की संख्या में 22%, अच्छा यकृत और हृदय, तो यकृत और हृदय वाला डेटा निकाल लेते हैं। यकृत कितना आया था, 4.8 करोड़, और यकृत के बाद क्या था, हृदय 17.60 करोड़, तो 4.8 और 17.6 ये डेटा याद रखते हैं हम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये यकृत का था और ये हृदय का था, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि विश्व में यकृत शोथ रोगियों की संख्या में 6%, मतलब इसको बढ़ाया जाए कितने प्रतिशत से, 6% से, तो ये कितना हो जाएगा, 106/100। ओके, फिर कह रहा है कि अगर हृदय रोगियों की संख्या में 22%, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 122/100। तो इनकी संख्या में नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात जो होगा, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 गुने 53 हो जाएगा, और 2 गुने 61 हो जाएगा, और फिर कैंसिल होगा 12 से, 16 से भी कैंसिल हो सकता है, 16 गुने 3, और 16 गुने 1, और 16 गुने 1, तो 3 गुने 53 कितना होगा, तो 159 होगा। 159 कहीं दिख रहा है, दिख रहा है। 11 गुने 61 कितना होगा, तो 671 होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे, 3 नंबर, मतलब 159 अनुपात 671। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है यदि दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगियों की संख्या में 25% की कमी होती, दक्षिणी अमेरिका में शायद 9.6 था ना, 9.6 करोड़, और 9.6 करोड़ में ये कह रहा है कि 25% की कमी होती, तो विश्व भर में अगर 25% की कमी होती तो 1/4 की कमी होती, 1/4 की कमी होती मतलब 2.4 की कमी होती। भाई 1/4 मतलब 10, 4 से 24 तो 2.4 करोड़, 2.4 करोड़ कमी होती रोगियों में, ठीक है, किसमें, दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगियों में। तो कह रहा है विश्व में कुल वृक्क रोगी, तो विश्व में कुल वृक्क रोगी हैं कितने, तो 24 करोड़ हैं। 24 करोड़ ही आया था ना, 24 पे ही तो हम लोग निकाले थे पहले क्वेश्चन में। तो 2.4 24 का पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो 2.4/24 गुने 100 मतलब 10% है। आई बात समझिए बच्चे। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप डेटा ढंग से निकालते हैं तो बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता चला जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है अफ्रीका में रोगियों की संख्या
का एशिया और उत्तरी अमेरिका को मिलाकर वहां के वृक्क रोगियों की संख्या से अनुपात क्या है? अफ्रीका में रोगियों की संख्या, ओके, अफ्रीका में रोगियों की संख्या कितनी थी? शायद 20 करोड़ थी। 80 का 25%, 20 करोड़, ओके। फिर कह रहा है उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका। एशिया में कितने, मतलब एशिया और उत्तरी अमेरिका को मिलाकर वहाँ के वृक्क रोगी, एशिया और उत्तरी अमेरिका को मिलाकर वहाँ के वृक्क रोगी, एशिया और उत्तरी अमेरिका, मतलब ये दोनों 4 3 7 7 और ये 8 6 14, तो कितना हो जाएगा? 8.4, है ना। 8 6 14, 4 1 4 3 7 1 8, तो 8.4 करोड़, ओके। तो ये क्या कह रहा है कि 20 और 8.4 करोड़ के बारे में, कि इनका अनुपात क्या है, ओके, ठीक है भाई। 20 करोड़ हैं और दूसरी बार 8.4 करोड़ है, इनका अनुपात ये पूछ रहा है। तो 2 से कैंसिल कर दीजिए या 4 से कैंसिल कर दीजिए। 4 गुने 5, 4 गुने 21, तो 10 गुने 5 कितना हो गया? 50:21। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में वृक्क रोगियों की संख्या। भाई ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया है सेकंड नंबर पे, मतलब 24 करोड़ का 5%, 1.2 करोड़ था। और कह रहा है कि ये विश्व में हृदय रोगियों की, हृदय रोगी कितने हैं? 22%। 22%, 80 का 22% ना, तो 80 का 22% कितना आया था? 17.6, ओके। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई 1.2 जो है ये 17.6 का कितना प्रतिशत है, ऐसा ही कह रहा है ना, ओके। पॉइंट गया, ओके। अब कैंसिल कीजिए, तो 4 गुने 3 12 गया, 4 गुने 4 16, 4 गुने 4 16, और कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा, ओके। तो कैंसिल कर दीजिए, 2 गुने 22 या 4 से 4 गुने 11 और 4 गुने 25, मतलब 75/11% है। तो 11 गुने 6 66, 11 गुने 7 77, तो 6 बार में तो लगेगा, ओके। अब क्या कह रहे हैं कि भाई 6 पॉइंट कितना, तो 11 गुने 6 66, 4 70 और 5 75, 9 आ गया, ओके। 9 आ गया तो कितना आ जाएगा? पॉइंट देंगे और 11 गुने 8 2 शून्य आ जाएगा, और 11 गुने, मैं सोचने लगा कि अरे सही ऑप्शन जा रहा है ना, तो 6.82, ओके, 6.82, हाँ 2 ऑप्शन थे ना, 6.01 और 6.82। वैसे भी 11 गुने 7 77, तो ये 6 पॉइंट, मतलब अगर ये 66 से कुछ ज़्यादा होता तो इसको 6.01 के आसपास रखते, ऐसे भी 77 के आसपास है तो 6.82। तो यही पांचों क्वेश्चन का आंसर है बच्चे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आंसर मिला लिए होंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर आप पहली दफा किसी से भाग दे दीजिए, जैसे 17 से 14 में भाग दे दें तो पॉइंट आएगा, और 17 गुने 8 136 आ जाएगा, 0.8 आएगा, मतलब शुरू होगा 0.8 से। यहाँ अगर दें तो 13 गुने 8 104, मतलब पॉइंट के बाद 0.8 आएगा। यहाँ अगर भाग दें तो 19 गुने 8, मतलब 0.8 यहाँ भी आएगा। वहाँ अगर भाग दें तो 0.9 गुने 7 63, जैसे 7 में 9 से भाग दे तो 0.7 आएगा, और फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, यही चलता रहेगा। मतलब सबसे छोटा, इसका भी पॉइंट के बाद पहला डिजिट 8 आ रहा है, इसका भी पहला डिजिट 8 आ रहा है, इसका भी पहला डिजिट 8 आ रहा है। सबसे छोटा डिजिट कहाँ से शुरू हो रहा है? सी से, मतलब सी वाला जो होगा आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है ना। निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में, आरोही अवरोही 2 तरह के क्रम होते हैं। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। तो भाई सबसे छोटा जो होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, मतलब सी जो है वो सबसे पहले आएगा। तो 2 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 1 और 2, दोनों में सी सबसे पहले है। अगर दोनों में सी सबसे पहले, तो सी के बाद क्या है? तो सी के बाद ए है, तो भाई सी के बाद ए होगा, ये तो तय है क्योंकि दोनों में ए है। अब बी और डी में एक जगह डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो एक जगह भाग दे के देख लेते हैं। तो भाई 13 से अगर भाग दें तो 13 गुने 8 104, मतलब 0.8, ओके। बचा कितना? 6 0, 13 गुने 4 52, 8 0, 13 गुने 6 78, मतलब 0.846 करके जाएगा,
ओके, तीसरा डिजिट तक शायद अंतर पता चल जाना चाहिए। ओके, 0.19 गुने 8, 152, 8 शून्य, 19 गुने 4, 76, 4 2, मतलब 11/13 वाली वैल्यू जो है ये ज़्यादा बड़ी है। तो CADB इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? CADB। इसमें कई लोग कई तरह के ट्रिक भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप भाग दे के ज़्यादा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। बच्चे, कभी भी रेलगाड़ी अगर किसी सुरंग को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, तो वैसे केस में क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई और वो जिसे भी क्रॉस उनकी लंबाई प्लस होती है। तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ट्रेन या क्या सुरंग है, टनल है, तो टनल की लंबाई जो है वो प्लस होगी, ये डिस्टेंस होगी। ओके, अब क्या है कि 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हुई 10 सेकंड में, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 100 गुने 10। भाई स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो कितना आ गया? 1000। 1000 आ गया। तो पूछ रहा है बताइए टनल की लंबाई क्या होगी? तो 1000 माइनस 500, तो 1000 माइनस 500 मतलब कितना हो गया? 500। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 500 मीटर। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन से सही हैं? एक व्यक्ति ने किसी वस्तु के इसके विक्रय मूल्य x के 4/5 पर खरीदा। मतलब ये है ना कि इसके विक्रय मूल्य x के 4/5 पर, विक्रय मूल्य अगर 5 है तो वो खरीदा कितने में? 4 में। जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है दोस्त, वो फ्रैक्शन में नीचे जाता है। तो भाई विक्रय मूल्य 5 है, खरीद रहा है 4 में, मतलब फायदा कितने का हो रहा है? उसे 1 का। और फायदा हमेशा किस पर देखा जाता है? CP पर। तो भाई 1 का फायदा किस पर? 4 पर। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो 25%। ठीक है, ओके। तथा x से 5%, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य x के 4/5 पर खरीदा। ठीक है, तथा x से 5% अधिक लाभ पर बेच दिया, उसका लाभ मतलब सिंपल सी बात है ना भाई, विक्रय मूल्य x के, तो विक्रय मूल्य x जो है वो कितना है? 5 है, खरीद रहा है कितने में? 4 में। यही तो हुआ, आप समझिए आराम से स्टेटमेंट को। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य x के 4/5 भाग पर, तो x का 4/5 भाग पर अगर खरीद रहा है, मतलब वो खरीद रहा है कितने में? तो भाई x के 4/5 भाग पर खरीदा, मतलब 4 में वो खरीद रहा है और 5 में बेच दे रहा है। या विक्रय मूल्य 5 है तो वो खरीद रहा है कितने में? 4 में। ऐसा ही कर रहा है ना? ओके, और x से 5% अधिक पर बेच दिया। ओके, अगर विक्रय मूल्य 5 है और वो 4 में खरीद रहा है, तो वो 5 पर ही बेचता, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हो जाता? 25%। लेकिन वो कह रहा है नहीं, उससे 5% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ 25% होगा। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्त। दूसरा कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 kg वजन के लिए 900 ग्राम का प्रयोग करता है, उसका लाभ 11 सही 1/9% है। जैसे दुकानदार कह रहा है कि मुझे 1000 वस्तु खरीदनी है, 1000 में वो खरीदता है और फिर क्या करता है कि लागत मूल्य पर कह रहे हैं हम जितने में लाए हैं उतने में ही बेचेंगे, मतलब 1000 में ही बेच रहा है। ये क्या हो गया? उसका SP। लेकिन वो क्या करता है कि 1000 की जगह क्या करता है? 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो फायदा कितने का हुआ दोस्त? 100 का। किस पर फायदा हुआ? 900 पर। कितना प्रतिशत फायदा हुआ? तो इंटू 100 करेंगे, तो 11 सही 1/9% फायदा है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है विक्रय मूल्य का 1/3 है, मतलब विक्रय मूल्य जो है वो 3 है और हानि कितनी है? 1 है। वही पहला वाला कॉन्सेप्ट ही लग रहा है। तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत 25% है। आप सोचिए कि 3 रुपए में बेचे हैं, 1 रुपए की हानि हो गई। ओके, मतलब SP आपका 3 है, आप ऐसे समझिए, ज़्यादा आसानी से समझेंगे। और लॉस है 1 का, मतलब खरीदे कितने में होंगे? तो भाई खरीदे होंगे 4 में। ऑरिजिनल लॉस प्रतिशत 1 का 4 पर कितना परसेंट? तो 1/4 गुने 100, मतलब 25% हानि है। तो ये भी सही है। B और C दोनों ऑप्शन सही हैं। B और C कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, सेकंड नंबर। वैसे D भी देख लेते हैं। एक विक्रेता 100 पेन बेचकर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ओके, उसका लाभ 20% है। ओके, 20 पेन के SP के बराबर, तो N गुने 100 और SP के बराबर लाभ है, तो इसका लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25%।
तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे भी रॉन्ग हो गया। तो वैसे भी सही ऑप्शन तो मिल ही गया है, बस इसे हम चेक कर रहे थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, रुपए 50 की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है, ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी से 5 रुपए कम पाता है। ओके, ए बी से 5 रुपए कम पाता है, ठीक है, और बी सी से 10 रुपए कम पाता है, बी सी से 10 रुपए कम पाता है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, x + 15। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनको मिली राशियों का अनुपात क्या है, मतलब इनको जो कुल राशि बांटी जा रही है वो कितनी है, 50 है, 50 है। तो भाई 3x की वैल्यू 50 - 20 कितनी हो जाएगी, 30, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। मतलब a को 10 रुपए मिला, b को 15 रुपए मिला और c को 25 रुपए मिला। तो a को b से 5 रुपए कम मिल रहा है, ठीक है, और b को c से 10 रुपए कम मिल रहा है, बिल्कुल। तो रेशियो क्या होगा दोस्त, 2 3 5 होगा। 2 3 तो ऐसे भी 5 होता है ना। तो यही आपका क्वेश्चन का डिस्कशन था, यूजीसी नेट शिफ्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे भी हम यूजीसी नेट के लिए या प्रॉपर यूजीसी नेट के लिए कोई वीडियो नहीं भी लाए तो मैथ्स रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, जिससे आपको इन सब एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ये ऐसे क्वेश्चन वही कर सकता है जिन्हें मैथ्स का थोड़ा ठीक ठाक नॉलेज हो। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है अपने यहाँ मॉक टेस्ट में, बी नंबर स्टेटमेंट जो है ऐसा क्वेश्चन खूब हम लोग किए हैं। ए बी सी डी इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं पुराने मॉक में भी, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन साफ साफ करवाया गया है, आप देख सकते हैं, अभी भी वीडियो पे मौजूद होगा किसी ट्रेन वाले वीडियो में। आप इन सारे क्वेश्चन को और बढ़िया कर सकते हैं आगे वाले एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़िए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।